वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी व्याकरण देखेंगे। पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। आपको इस पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, इस पुस्तक को आप जरूर से ले लीजिए। व्याकरण यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि हमने अगले वीडियो में देखा था हिंदी भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी का क्षेत्र, महत्व आदि सब देखे थे। आज हम देखेंगे ध्वनि के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे ध्वनि में है वर्ड का स्वरूप। ये सभी जो 10 पॉइंट दिए हैं ये सभी हमें बारी बारी से सबको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैसे अनुसार और अनुनासिक, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। पंचमाक्षर या अनुस्वार, वर्णों का उच्चारण, बालाघात, स्वराघात, संगम, अनुतान, संधि, सामान्य नियम, उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उनका निदान, वर्ण का स्वरूप, हिंदी वर्ण, स्वर और व्यंजन, इस सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। आ, ई आदि जब मनुष्य की वागेंद्र द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसको हम लिखते हैं, ध्वनियों को, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अंग्रेजी के इंच और हिंदी के इंच में ध्वनिगत भेद नहीं है क्योंकि दोनों भाषाओं में एक ही तरह की ध्वनि है, लेकिन लिखने में दोनों की ध्वनि के चिन्ह एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें ध्वनि भेद तो नहीं पर वर्ण भेद अवश्य है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है लेकिन वर्ण को हम लिखने, पढ़ने, देखने में आता है। ठीक है, ध्वनि बोलने और सुनने में जो हमें सुनाई देता है, जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है, लेकिन वर्ण लिखते हैं, पढ़ते हैं और देखने में आता है। अतएव लघुतम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई लघु वर्ण है। ठीक है, वर्ण का स्वरूप, पहला पॉइंट है हमारा वर्ण का स्वरूप। आज देखेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अलग नहीं कर सके वो वर्ण कहलाता है, जिसका खंड ना हो। जैसे अ, ई, वा, चा, का इत्यादि हैं, इसका हम खंडन नहीं कर सकते। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ, जैसे पानी में दो ध्वनि है पा और नी, इनके भी 4 खंड हो सकते हैं। जैसे पा और इसको मिला के आ हो गया, ना, ई की ई मात्रा है इसमें, ई, इसमें 4 ध्वनि, 4 वर्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद इन 4 ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इनकी इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला भी पूछा जा सकता है, किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। 52 है, वैसे अब 53 भी कहीं कहीं पर दे रहा है। ठीक है, जैसा ऑप्शन में दिया रहे उसी तरह से, अगर 52 नहीं रहेगा तो 53 पे लगेगा, नहीं तो 52। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर हैं। व्यंजन जैसे का, खा, गा, घा, अंगा,
चा वर्ग के अंतर्गत कौन सा पूछा जाता है? इसमें से कोई एक पूछ लेगा और पूछेगा कि कौन से वर्ग का है। चा वर्ग, चावर, चा छा जा झा इया, टावर, टा ठा डा ढ अड़ा। तावर के अंतर्गत ता था दा धा ना, पावर, पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, काफी बार पूछा, ये वाला तो परीक्षा में अक्सर हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। अंतस्थ व्यंजन कोई एक भी पूछ सकता है या नहीं तो चारों दे देगा। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन, ये भी काफी पूछा जाता है। ये जितना नीचे कहे हैं ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों सा और हा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत चार। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार, छात्र ज्ञा सरा। द्विगुण व्यंजन रा ढा, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का प्रयोग रहता है। हिंदी के स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिसमें हमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये सभी स्वतंत्र हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। सिर्फ किसका प्रयोग होता है? स्वरों के उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, पर उ के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें से भी स्वर में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, तो आज देखते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ और री, छोटा ई, उ और री, ये हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ा उ। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ठीक है, ये भी इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है कि कौन सा संयुक्त स्वर है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ये वाला काफी बार पूछा गया है। ठीक है, संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। हर्ष स्वर के अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटा उ और री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, दीर्घ स्वर। कुछ लोग लीड को भी मूल स्वरों में गिनते हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। री की भी अपनी सीमा रह गई है। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका व्यवहार नगण्य है। फिर भी एक सीमा के अंदर हिंदी में री का प्रयोग चल रहा है, जैसे ऋग्वेद, ऋषि, ऋण, ऋतंभरा इत्यादि। इसमें व्यंजन और स्वर का योग है। मात्रा और उसके भेद देखते हैं। कथन है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका कथन काफी पूछा जाता है कामता प्रसाद गुरु का। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों में इसको स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 होती हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष से दीर्घ में दूना और प्लुत में तिगुना समय लगता है। हर्ष में जैसे इसका दीर्घ में दुगना लगता है, प्लुत में 3 गुना, 3 मात्राएं। प्लुत संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं। मात्राएं स्वरों की ही होती है, व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजनों में लगते हैं तब उनके 10 प्रकार के होते हैं। स्वरों के व्यंजनों में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। छांदस शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। हर्ष स्वर वे मूल स्वर या हर्ष या एकमात्रिक कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों में नहीं होती है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा उ और री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत किसी मूल या हर्ष
को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे बड़ा हुआ, बड़ा, आ और आ मिलकर बड़ा हो गया, ई, छोटी और छोटी मिलकर ई, उ, छोटा उ, ए, छोटा और ई मिलकर ए और ए मिलकर ऐ, ओ, अ, उ, औ, आ और ओ मिलकर औ। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आगे है प्लुत। प्लुत जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक होता है। वैदिक भाषा में त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं प्लुत को। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इन्हें संकेत चिन्ह भी कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को संकेत चिन्ह भी कहते हैं। जैसे अनुनासिक, अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। अनुस्वार नाक से निकलती है। आगे है निरनुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और उच्चारण हा की तरह होता है। विसर्ग का संस्कृत में इसकी काफी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है। जैसे मना, कामना, पया, पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। टिप्पणी अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं ना व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है। जैसे अंगद, रंग। इन शब्दों में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किशोरीदास वाजपेयी का। आगे हमने कामता प्रसाद गुरु का देखा था, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। किशोरीदास वाजपेयी ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा को, अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे हम अयोगवाह कहते हैं। हिंदी के व्यंजन वर्ण। हिंदी के व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क, ख, अ, ख। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आधारित है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिखित लिए हुए वर्गों में विभक्त है। इस जाति को 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। देखते हैं, जैसे का वर्ग कंठ से, ठीक है, का वर्ग कंठ से, का, खा, गा, घा, अंगा ये सभी कंठ से हो गए। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया तालु। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा मूर्धा से। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना दंत। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन। इन्हें पंचम वर्ग भी कहते हैं। ठीक है,
अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्धस्वर पूछा जाता है, जैसे या, रा, ला, इसमें से अंतस्थ व्यंजन जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। ऊष्म वायु से होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण में वायु प्रेक्ष दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप इसको आप जरूर से याद कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है हर परीक्षा में। अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, अघोष, सघोष। ठीक। अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे का, ग, अंगा, चा, टा, डा, ढा, अड़ा, ता, दा, न, पा, बा, मा। अंतस्थ में या, रा, ला, वा भी अल्प प्राण ही है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है और तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाता है। खा, घा, छा, झा, टा, ढा, था, धा, फा, भा और सा, तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा, हा। संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण में प्राणवायु का प्रयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। अब आगे है घोष और अघोष। यहाँ पर हमने अल्पप्राण महाप्राण देखा। अब आगे घोष और अघोष, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। घोष अघोष व्यंजन। घोष और अघोष नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत होती है वे घोष, झंकृत होती है वे घोष। जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती वे अघोष कहलाते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि अघोष में केवल सांस का। अघोष जैसे का, खा, अघोष पहला और दूसरा अघोष होता है। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा वो सघोष होता है। घोष, ठीक है। घोष को उसी को सघोष भी कहते हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। सारे स्वर वर्ण या, रा, ला, वा और हा। हल व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तब उसे हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है व्यंजन में स्वर्णपूर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। जैसे का व्यंजन वर्ण है, इसमें आ स्वर वर्ण की ध्वनि छिपी हुई है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहते हैं तो का में हलंत लग जाएगा, लगाना आवश्यक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए का में हलंत, इसको अलग कर दिया गया तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा। हिंदी के नए वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन है, छा, त्र, ज्ञ, रा और ढा जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है। छात्रिक ज्ञ हिंदी खंड किया जाता है, जिनका खंड किया जा सकता है, जैसे क, धन, मूर्धन्य सा। छा, इस का और सा मिला के क्या हो गया? छा। ता और रा मिला के त्रा। जा, या हो गया ज्ञा। अतः छा, त्र, ज्ञा की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। डा और ढा के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर अड़ा और ढा बनाए गए हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ रा, ढा में रा की ध्वनि मिलती है। इनका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है, किंतु कभी कभी जीभ का
अगला भाग उलटकर मूर्धा में लगाने से वे उच्चारित होते हैं। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर इन नई विदेशी ध्वनियों को बनाए रखने की चेष्टा की गई है, जैसे कलम, खैर, जरूरत। किंतु हिंदी के विद्वानों पंडित किशोरी दास वाजपेयी, फराडकर जी, टंडन जी, काशी नागरी प्रचारी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदु लगाए बिना इन शब्दों को अपनी भाषा में प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बांग्ला और मराठी में ऐसी ही होता है। आगे देखेंगे हम अनुस्वार और अनुनासिक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। और ये वाला पॉइंट इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा और इसको आप समझ के कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जो भी वर्ड इसमें से पूछ ले, घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, इसको आप जरूर से पढ़िएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक।